हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। पीडी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 67th बीपीएससी का डेट अनाउंस कर दिया गया है 30 अप्रैल, और बीपीएससी का जो सीटीपीओ का एग्जाम है वो भी आपको अनाउंस कर दिया गया है 15 मई। अब आप लोगों के पास 2 मंथ्स बचे हुए, अपने प्रिपरेशन को फास्ट अप कीजिए, जितना ज़्यादा आप रिवाइज कर सकते हैं कीजिए, और साथ के साथ आप टेस्ट सीरीज भी दीजिए। आपको टेस्ट सीरीज से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 4 मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इसका करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ही बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ आप लास्ट 6 मंथ्स का भी करंट अफेयर्स देख लीजिएगा। मतलब आप मोटा मोटी आप अक्टूबर के ऑनवर्ड्स जितने भी करंट अफेयर्स है उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, और हो सके तो आप जुलाई ऑनवर्ड्स आप करंट अफेयर्स देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीपीएससी का देखिएगा लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। लेकिन एक और ट्रेंड मैं आपको बता दूं कि किसी भी पीसीएस एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में लास्ट के जो 2-3 मंथ्स होते हैं उसके करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। अगर मैं आपको 66 बीपीएससी का बताऊं तो लास्ट का जो 2 मंथ्स था आपको उसका करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। दिसंबर में एग्जाम हुआ था, तो आपको दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, इन 3 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। तो अब जनवरी ऑनवर्ड्स जितने भी करंट अफेयर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स ही एक ऐसा सेक्शन है जो आपको यहाँ पे सक्सेस दिला सकता है। जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज कीजिए। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के लिए इकोनॉमिक सर्वे का एक वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे को मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगी कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम लोग बजट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, हमारा पहला न्यूज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला न्यूज़ है डीपीटी स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम 2021। ये जो प्रोग्राम है वो आपको आज़ादी के 75th ईयर के मौके पे इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इंडिया के अंदर ये फर्स्ट एवर मेंटरशिप प्रोग्राम है फॉर यंग इनोवेटर्स। ये एक पैन इंडिया स्कीम है दैट इनिशिएट स्टार कॉलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अंडर दिस मेंटरशिप प्रोग्राम द स्टार कॉलेजेस status college under the Star College scheme will organize workshop meeting per month, handhold at college particularly in the rural areas or lesser in the vogue areas, and conduct outreach activities and with the government school. ये प्रोग्राम जो है बेसिकली आपको इनहेंस करता है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड enable न्यूअर कॉलेज टू कम अप एज पर द मैंडेट ऑफ स्टार कॉलेज स्कीम। देखिए, ये जो स्कीम है वो आपको 2008 में लॉन्च किया गया था। इंडिया के अंदर ये पैन इंडिया स्कीम है, 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके तहत आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट किया जाता है, ऑफरिंग अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन टू स्ट्रेंथन साइंस टीचिंग अक्रॉस द कंट्री। इट आल्सो इनकरेज मोर स्टूडेंट टू टेक अप हायर एजुकेशन इन साइंस। देखिए, इसके बारे में मैं आपको और बता दूं कि देखिए 2008 में जब इसको लॉन्च किया गया था उस टाइम पे स्टार कॉलेज का स्टेटस जो है आपको सिर्फ 30 कॉलेजेस को दिया गया था। लेकिन अगर आप आज के टाइम पे देखिएगा तो 300 प्लस कॉलेजेस हैं जिनको आपको स्टार कॉलेज का स्टेटस दिया गया है, जहाँ पे इस स्कीम को लॉन्च किया जाता है। बेसिकली इस स्कीम जो है वो आइडेंटिफाई करता है कॉलेजेस को विथ पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एकेडमिक एंड लेबोरेटरी एक्टिविटीज। 2018-19 में स्टार कॉलेज स्कीम को जो है वो रूरल और अर्बन एरिया में आपको कैटेगराइज किया गया था। अगर आप रूरल एरियाज के अंदर देखेंगे तो 55 कॉलेजेस है एट प्रेजेंट, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अगर आप देखिएगा तो 15 कॉलेजेस हैं जिनके अंदर इस प्रोग्राम को इसको सपोर्ट किया जाता है, इस स्कीम को। आज के टाइम पे अगर आप देखिएगा लास्ट 5 ईयर्स में तो 1.5 लाख प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको इस स्टार कॉलेज स्कीम जो है इसके तहत उनको बेनिफिट मिला है। साइंस के सब्जेक्ट से उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ इंडो थाई कॉर्पेट बिटवीन इंडियन नेवी एंड द रॉयल थाई नेवी वाज कंडक्टेड टू रेनफोर्स द मैरीटाइम लिंक। ये 32nd एडिशन था इंडो थाई कॉर्पेट का, जो कि रिसेंटली इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर मैं आपको इसका बेसिक पर्पस बताऊं तो इसका बेसिक पर्पस होता है टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरऑपरेटिबिलिटी बिटवीन नेवीज एंड फैसिलिटेट मेजर टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस अनलॉफुल एक्टिविटीज सच एज इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, मैरीटाइम टेररिज्म, आर्म्ड रॉबरी एंड पायरेसी। देखिए ये 32nd एडिशन था। यहाँ पे इंडिया की तरफ से अगर आप देखेंगे तो खरमुख ने पार्टिसिपेट किया था। वहीं रॉयल थाई नेवी का अगर आप देखिएगा तो कामरोशियन क्लास एंटी सबमरीन पेट्रोल क्राफ्ट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ये जो इंडो थाई कॉर्पेट है वो 2005 के बाद बाई एनुअली हमें ऑर्गेनाइज किया जाता है। बेसिक पर्पस ही यही है, दोनों नेवीज के बीच में जो इंटरऑपरेटिबिलिटी है इसको समझना, यहाँ पे जितनी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज है उनसे प्रिवेंट करना, ये इसका बेसिक पर्पस है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एमओयू विद एनटीपीसी टू एक्सप्लोर द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पावर सप्लाई। तो ये जो एमओयू है वो आईओसीएल और एनटीपीसी के बीच में साइन किया गया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है क्योंकि पहला एक एमओयू है जो कि दो नोवेल इनिशिएटिव, पहले काइंड का एक नोवेल इनिशिएटिव है जो कि दो लीडिंग नेशनल एनर्जी के बीच में साइन किया गया है टू सपोर्ट द कंट्रीज कमिटमेंट टू अचीविंग रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशन। नेक्स्ट है हमारा हु वाज कन्फर्ड विथ ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो आर्मी चीफ जनरल ऑफ नेपाल जो है प्रभु राम शर्मा, उनको जनरल ऑफ इंडियन आर्मी ये जो ऑनरी रैंक है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा रिसेंटली दिया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया हैज़ प्रोक्यूर्ड S-400 मिसाइल फ्रॉम विच कंट्री। देखिए ये जो डील था वो इंडिया और रशिया के बीच में साइन किया गया था। S-400 जो है वो रिसेंटली इंडिया को डिलीवर किया गया, इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। नवंबर 2021 में इसको डिलीवर किया गया था। देखिए हालांकि अगर मैं इस डील की बात करूँ तो 2018 में इंडिया और रशिया के बीच में $5 बिलियन का ये डील आपको साइन किया गया था। S-400 अगर मैं बताऊँ आपको तो ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वर्ल्ड का, विथ अ रेंज ऑफ अराउंड 400 किलोमीटर। It is capable of protecting its air defense bubble against rocket, missile, cruise missile and even aircraft। ये जो सिस्टम है ऑलरेडी चाइना के पास भी है और आपने देखा होगा कि हमारा जो लद्दाख का ईस्टर्न लद्दाख का बॉर्डर है LAC है, वहाँ पे इसको चाइना के द्वारा डिप्लॉय किया गया था। अभी डिलीवर किया गया है रिसेंटली, इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज़ है हमारा M777 हॉवित्ज़र फॉर इंडियन आर्मी हैज़ बीन प्रोक्यूर्ड फ्रॉम विच कंट्री। ये जो डील है M777 हॉवित्ज़र का वो इंडियन आर्मी और USA के बीच में साइन किया गया था। M777 हॉवित्ज़र जो है इंडियन आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डील है वो आपको 2016 के नवंबर में साइन किया गया था। इंडिया ने ऑर्डर किया था USA से 145 हॉवित्ज़र। अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में था, ये डील जो है वो आपको $750 मिलियन का डील था जो 2016 में न्यूज़ में साइन किया गया था। इस टाइम पे इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं, न्यूज़ में रहा है क्योंकि रिसेंटली 89 हॉवित्ज़र जो है वो रिसेंटली इंडिया को डिलीवर किया गया है और रेस्ट जो आपको 56 M777 गन है वो आपको जून 2022 तक डिलीवर किया जाएगा। देखिए अगर मैं आपको M777 हॉवित्ज़र के बारे में बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है वो मैन्युफैक्चर किया गया है BAE सिस्टम के द्वारा और रेस्ट जो आपको 56 बच रहा है हॉवित्ज़र जो कभी डिलीवर नहीं किया गया है उसको मेक इन इंडिया के तहत जो महिंद्रा डिफेंस सिस्टम है उसके साथ कोलैबोरेट करके लोकली इसको बिल्ड किया जाएगा। ये जो हॉवित्ज़र है अगर मैं आपको इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो ये 155 mm 39 कैलिबर M777 हॉवित्ज़र है जिसका रेंज आपको 30 किलोमीटर तक है। But it is capable of striking target at a range of more than 40 kilometers in some areas where the geography allows the cells to fly in rarefied air। ये जो हॉवित्ज़र है इसको आप इजीली वन एरिया टू अनदर एरिया इसको आप मूव कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। इसका अगर हम वेट बात करें तो इसका वेट है 4.218 kg इन कॉन्ट्रास्ट 155 mm टोड गन वेट ट्वाइस एज मच। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसेंटली 89 हॉवित्ज़र जो है वो USA के द्वारा रिसेंटली इसको डिलीवर किया गया है। नेक्स्ट है हमारा सिटमैक्स 2021, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्सरसाइज है एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये इंडियन नेवी, सिंगापुर की नेवी और थाईलैंड की नेवी के द्वारा इसको में पार्टिसिपेट किया जाता है। रिसेंटली जो इसका 3rd एडिशन है वो अंडमान निकोबार में ऑर्गेनाइज किया
गया था। एक नॉन कॉन्टैक्ट था एट सी लेवल ओनली, कोविड की वजह से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इस साल अगर मैं होस्ट की बात करूँ तो इस साल का जो सीटमैक्स 2021 है वो रॉयल थाई नेवी के द्वारा इसको रिसेंटली होस्ट किया गया था। इंडिया की तरफ से जो करमुख हमारा नेवल शिप है उसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। अगर हम सिंगापुर की बात करेंगे तो यहाँ पे टेंशियस फॉर्मिडेबल क्लास फ्रिगेट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। वहीं थाई नेवी के द्वारा जो है वो आपको कैमरोशियन क्लास एंटी सबमरीन पेट्रोल क्राफ्ट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। थर्ड एडिशन था ये जो बेसिकली है यहाँ पे आपको मैरीटाइम ड्रिल्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बेसिकली सिटमैक्स 2021 हाईलाइटेड enhanced synergy, coordination and cooperation among participating navies for overall maritime security in the region। ये हर एक साल आपको ऑर्गेनाइज किया जाता है, 2019 से इसको हर एक साल एनुअली इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है टू इनहेंस म्यूचुअल इंटरऑपरेटिबिलिटी एंड बेस्ट प्रैक्टिस बिटवीन इंडियन नेवी, रॉयल सिंगापुर की नेवी और रॉयल थाई नेवी की, इन तीनों के बीच में म्यूचुअल इंटरऑपरेटिबिलिटी एंड बेस्ट प्रैक्टिस के लिए इसको हर एक साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहला एडिशन जो था वो आपको 2019 में पोर्ट ब्लेयर इंडिया में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। वहीं सेकेंड एडिशन अगर हम लोग देखेंगे तो सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया गया था नवंबर 2020 में। और इस साल 2021 का जो एडिशन है वो आपको रॉयल थाई नेवी के द्वारा अंडमान एंड निकोबार सी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री लॉन्च द 41st इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन ऑफ अंटार्कटिका। देखिए ये जो 41st इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन ऑफ अंटार्कटिका है इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। बेसिकली इस एक्सपीडिशन के द्वारा दो तरीके के यहाँ पे प्रोग्राम किए जाएंगे। पहला प्रोग्राम आपका होगा जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ अमेरी आइस शेल्फ एट भारतीय स्टेशन, और दूसरा प्रोग्राम होगा आपको रिकॉन्सिनेंस सर्वे एंड प्रिपरेटरी वर्क ऑफ ड्रिलिंग 500 मीटर ऑफ आइस नियर मैत्री। इस फर्स्ट ये जो बैच गया है अभी रिसेंटली 41st इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन का, इसमें आपको 48 मेंबर्स गए हैं जिसमें आपको सपोर्ट स्टाफ वगैरह भी है। टोटल इसमें 48 मेंबर्स गए हैं। अब हम लोग इसके बारे में कुछ और डिटेल देख लेते हैं। देखिए इंडिया अंटार्कटिका का जितने भी प्रोग्राम है वो सारे मैनेज किया जाता है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। 41st इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन जो है इसको लीड किया जा रहा है डॉक्टर शैलेंद्र साइनी, साइंटिस्ट है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। हाइड्रोलियम नागेश्वर सिंह, हैद्रोम नागेश्वर सिंह मेट्रोलॉजिस्ट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। अनूप कल्याण सोमन ये साइंटिस्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म में, ये आपको साइंटिस्ट है। अब हम लोग इसका कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं जो कि इंडिया में कब से ये साइंटिफिक एक्सपीडिशन जो है अंटार्कटिका पे वो स्टार्ट किया गया था। अगर मैं बताऊं तो इंडिया अंटार्कटिका एक्सपीडिशन जो है वो 1981 में स्टार्ट किया गया था, बाउंडेड बाय द रूल ऑफ इंडियन ट्रेडी सिस्टम विच इंडिया साइंड इन 1983। ये एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम है टू बिल्ड अ साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन एट अंटार्कटिका। अगर मैं बताऊं एट प्रेजेंट में तो इंडिया का वहाँ पे 3 परमानेंट रिसर्च स्टेशन बेस है अंटार्कटिका पे। पहला है आपको दक्षिण गंगोत्री जिसको 1983 में स्टार्ट किया गया था, मैत्री 1988 में, और भारती जो है वो आपको 2012 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये 3 बेसेस है वहाँ पे। लेकिन अगर आप एट प्रेजेंट देखिएगा तो सिर्फ मैत्री और भारती यही 2 स्टेशन है जो आपको फुल्ली ऑपरेशनल है। देखिए दक्षिण गंगोत्री जो है वो आपको इंडिया का फर्स्ट साइंटिफिक बेस था अंटार्कटिका पे, 1983 में इसको स्टैब्लिश किया गया था एज ए पार्ट ऑफ इंडिया अंटार्कटिका प्रोग्राम। वहीं मैत्री जो है वो सेकेंड परमानेंट रिसर्च स्टेशन था अंटार्कटिका पे, इसको फ्रेंडशिप रिसर्च सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसको लॉन्च किया गया था 1988 में। अगर भारती की बात बताओ तो इसको 2012 में इसको स्टैब्लिश किया गया है। ये थर्ड परमानेंट एंड एक्टिव रिसर्च स्टेशन है। इट में बी मेंशन दैट द 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका hosted by Ministry of Earth Science successfully returned to Cape Town on 10th अप्रैल 2021। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अपकमिंग टाइम में जून 2021 के बीच में बहुत सारे ऐसे जो न्यू बैचेस हैं, 4 न्यू बैचेस जो हैं वो आपको लैंड करेंगे अंटार्कटिका पे रिसर्च करने के लिए, ऐसा अभी तक एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द एक्सरसाइज दैट वाज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी टू इंश्योर ऑफशोर सिक्योरिटी एट वेस्टर्न ओडीए ऑफ द मुंबई कोस्ट। तो ये जो एक्सरसाइज है उसको प्रस्थान के नाम से जाना जाता है। इंडियन नेवी के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया है। एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज है इन द ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ द
coast of Mumbai. The exercise is conducted by Headquarter Western Naval Command every 6 months. The exercise was conducted on the Mumbai High North platform for oil and natural gas corporation located about 94 nautical miles west of Mumbai. अगर मैं आपको बेसिक इसका अगर आपको मैं ऑब्जेक्टिव बताऊं तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर ऑफशोर सिक्योरिटी एंड इंटीग्रेट मैरीटाइम stakeholders including the Navy, Air Force, Coast Guard, ONGC, Port Trust, Custom, State Fisheries Department, Maritime Police, toward refining standard operation procedure for response to various contingencies that could occur in ODAS. यहाँ पे आपको बेसिकली बहुत सारे ड्रिल्स पे फोकस किए जाते हैं सच एज टेररिस्ट इंस्ट्रक्शन, बॉम्ब एक्सप्लोरेशन, मेजर फायर, ऑयल स्पिल, इन सब चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे ड्रिल वगैरह कराया जाता है. ये जो एक्सरसाइज प्रस्थान है वो इनकरेज करता है कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन एंड रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड एंड कॉम्पैक्ट कॉन्टीजेंसीज इन वेस्टर्न ODAs. चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया गॉट इलेक्टेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ऑफ यूनेस्को फॉर डैश टर्म. तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी में आगे के 4 सालों के लिए रिसेंटली इंडिया को इलेक्ट किया गया है और ये 4 इयर्स रहेंगे. 2021 से 2025 के लिए इंडिया को इलेक्ट किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ऑफ यूनेस्को में. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व. देखिए राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व जो है इसको इनॉग्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था. ये 3 डेज का आपको राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व था जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में नवंबर 17 से 19 के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था. ये एक पार्ट था आज़ादी के अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन का एक पार्ट था. ये जो इवेंट है वो आपको इनॉग्रेट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था. ये जो आपको राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व है वो आपको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश. ये दोनों मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज किए थे. अब मैं आपको इसके कुछ मेजर हाइलाइट्स बता देती हूँ. यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि यूपी के अंदर हैं उनको यहाँ पे पीएम मोदी जी के द्वारा यहाँ पे उसको इनॉग्रेट किया गया था. जैसे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपको अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट, रौतौली वेयर प्रोजेक्ट, भावनी डैम प्रोजेक्ट, इन सबको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था पीएम मोदी के द्वारा. यहाँ पे अटल एकता पार्क जो है इसकी भी बात हुई थी, इसको भी इनॉग्रेट किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा. अटल एकता पार्क जो है वो आपको झांसी यूपी में इसको इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा. और ये जो पार्क का नाम है वो पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है. द पार्क हैज़ बीन बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 11 करोड़ एंड इज स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ अबाउट 40,000 स्क्वायर मीटर. द पार्क विल हैव अ लाइब्रेरी, स्टैच्यू ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी. यहाँ पे सोलर पावर पार्क जो है उसको भी यहाँ पे पीएम मोदी जी के द्वारा उसका फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे जो है वो रखा गया है. ये जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट रहेगा. गड़ूद था झांसी यूपी में आपको इसके फाउंडेशन स्टोन जो है वो पीएम मोदी जी के द्वारा रखा गया है. पार्क विल प्रोवाइड द ड्यूअल बेनिफिट ऑफ चीपर इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रिड स्टेबिलिटी. ये जो आपका इसका कंस्ट्रक्शन है वो 3000 करोड़ रुपीज़ का एस्टिमेटेड आपको कंस्ट्रक्शन जाएगा. यहाँ पे पीएम ने हैंड ओवर किया था LCH ड्रोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वेयरफेयर सूट्स. देखिए यहाँ पे इसके तहत आपको इंडियन एयरफोर्स को जो पीएम मोदी जी हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ मार्शल थे, उनको पीएम मोदी जी ने यहाँ पे आपको लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, यहाँ पे ड्रोन्स, इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सूट्स जो है वो आपको रिसेंटली जो चीफ थे इंडियन आर्मी के उनको यहाँ पे दिया गया था. यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, यहाँ पे आपको लॉन्च किया गया था नेशनल वॉर मेमोरियल और किशोक मोबाइल ऐप, इन दोनों को यहाँ पे लॉन्च किया गया था. अगर मैं आपको नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में बताऊँ तो ये न्यू दिल्ली में है. रिसेंटली यहाँ पे जो आपको पर्व हुआ था राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व, यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था. ठीक है, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई थी कि पीएम मोदी जो है वो फर्स्ट मेंबर बने थे एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन के. नेशनल कैडेट क्रॉप का जो एलुमनी एसोसिएशन हुआ था वहाँ पे पीएम मोदी ने फर्स्ट मेंबर ऑफ एसोसिएशन के रूप में यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर किया था. यहाँ पे सैनिक स्कूल की भी बात चली थी. यहाँ पे 100 सैनिक स्कूल बनाने की बात की गई थी पीएम मोदी जी के द्वारा. और इस
ये जो थर्ड रक्षा, ये जो 3 डे का जो आपको राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व था, इसको एंड किया गया था 19 नवंबर को। 19 नवंबर जो था 2021 का, वो 193rd बर्थ एनिवर्सरी था रानी लक्ष्मी बाई का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके जितने भी पॉइंट है वो आपको इसको ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनएस विशाखापट्टनम। देखिए, आईएनएस विशाखापट्टनम जो है वो आपको फर्स्ट इंडिजीनियस P15B क्लास सेल्फ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है इंडियन नेवी का, विच वाज डिप्लॉयड बाय मेजडोंग डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली हरि कुमार जी को रिसेंटली अपॉइंट किया गया, एडमायरल हरि कुमार जी को अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ये 59 ईयर ओल्ड ऑफिसर है। 1983 में इनको नेवी में कमीशन किया गया था और रिसेंटली इनको चीफ बनाया गया है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है वो रिसेंटली इनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट यूटी हैज़ हाईएस्ट यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो महाराष्ट्र जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेरिटेज वीक। देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज वीक जो है वो आपको एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया फ्रॉम 19 to 25 नवंबर। इन इंडिया अराउंड 3691 मोनामेंट आर प्रोटेक्टेड बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड उत्तर प्रदेश हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ASI प्रोटेक्टेड मोनामेंट्स। अगर मैं आपको इंडिया के अंदर बताऊँ तो यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंडिया के 40 हेरिटेज साइट हैं, जिसमें से 32 जो है वो आपको कल्चर हेरिटेज साइट है, 7 आपको नेचुरल हेरिटेज साइट है और 1 आपको मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैंने आपको एक वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने आपको इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। साथ ही साथ ये जो साइट्स हैं इनके नाम और कौन से स्टेट से हैं इसको भी मैंने आपको वहाँ पे बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर मैं आपको यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, एक बार जा करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम द 101st मेंबर कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर एलियंस ड्यूरिंग COP26। तो यूएसए जो है वो 101th मेंबर बना है जिसने रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर एलियंस को ज्वाइन किया है। अगर मैं आपको इंटरनेशनल सोलर एलियंस के बारे में बताऊँ तो ये इंडिया और फ्रांस के द्वारा इसको बनाया गया है और इसके मेंबर कंट्रीज़ के रूप में 101st मेंबर कंट्रीज़ के रूप में यूएसए ने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है। ये जो है इसको स्टैब्लिश किया गया है एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कमिटी कंपोज्ड ऑफ लीडिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंक्लूडिंग मल्टीलेटरल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड हैज पार्टनर्ड विथ नॉर्डिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू गाइड ISA ऑन मोबिलाइजिंग $1 ट्रिलियन फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंटरनेशनल इन सोलर एनर्जी बाय 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द वर्ल्ड फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय चाइना। तो पहला अर्थ साइंस सैटेलाइट जो है इसका नाम है SDGS-81 और जिसको हम ग्वांगमू-1 के नाम से भी जानते हैं। रिसेंटली चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, विच कंट्री लॉन्च्ड ए स्मॉल एप्सिलॉन रॉकेट विथ 9 सैटेलाइट दैट वर डेवलप्ड बाय वेरियस प्राइवेट प्लेयर्स। तो ये देखो, एप्सिलॉन रॉकेट जो है वो रिसेंटली आपको जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए, अब मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी COP26। बहुत इंपॉर्टेंट है, BPSC या फिर किसी भी PCS के एग्जाम प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे आप पहले जानिए COP26। देखिए, अभी रिसेंटली 26th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 13 नवंबर 2021 को कंक्लूड किया गया है ग्लासगो ब्रिटेन में। वहाँ पे बहुत सारे पैक्ट साइन किए गए। यहाँ पे 200 नेशंस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और यहाँ पे बहुत सारे डिसीजंस लिए गए, बहुत सारे टारगेट सेट किए गए। इन सारी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले आप जानिए कि ब्रिटेन में जो COP26 हुआ इसके प्रेसिडेंट है आलोक शर्मा जी। COP को जानिए कि COP होता क्या है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कम अंडर UNFCCC विच इज फॉर्म्ड इन 1994। कॉप जो है एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है UNFCCC का। 1995 के बाद ये हर एक साल ये मीट हो रहा है। UNFCCC जो है इसके अंदर अगर आप देखिएगा तो 198 पार्टीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना एंड USA। अगर हम लोग इसकी प्रेसिडेंसी की बात करें तो ऑफिस ऑफ द COP प्रेसिडेंट नॉर्मली रोटेट अमॉन्ग द 5 UN रीजन्स ग्रुप। देखिए, इस साल का COP जिस तरीके से ब्रिटेन में हुआ, अगले साल का जो COP27 होगा वो आपको इजिप्ट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा।
वहीं COP28 देखिएगा तो UAE में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आपको ध्यान होगा कि जब 2015 में फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया था, उस टाइम पे इंटरनेशनल सोलर एलियंस जो है वो मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था फ्रांस के साथ मिलकर के। इस बार भी एक चीज लॉन्च किया गया है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ग्रुप। ये इनिशिएटिव है इंडिया एंड यूके ने दोनों ने मिलकर के यहाँ पे इसको लॉन्च किया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आपको PM मोदी जी ने जब अपना भाषण दिया था तो उन्होंने यहाँ पे पंचामृत की बात की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पंचामृत। देखिए इस पंचामृत में क्या क्या चीज इंक्लूडेड था। सबसे पहले देखेंगे नेट जीरो इमिशन बाय 2070। देखिए बहुत सारी कंट्रीज ने 2050 तक अपना टारगेट रखा था, लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे हर एक दिन आपको इंडस्ट्रीज वगैरह बन रहे हैं, डिफरेंट एग्रीकल्चर में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने नेट जीरो इमिशन का टारगेट जो है वो 2070 तक का रखा है। बाय 2030 नॉन फॉसिल फ्यूल जनरेशन टू इंक्रीज बाय 500 गीगावाट। वहीं अगर आप लास्ट ईयर का देखिएगा तो आपको 450 गीगावाट के अराउंड रखा गया था नॉन फॉसिल फ्यूल जनरेशन का, लेकिन इस बार इसको इंक्रीज करके 500 गीगावाट किया गया है। बाय 2030 इंडिया विल इंक्रीज 50% रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन इमिशन टू बी रिड्यूस्ड बाय 1 बिलियन टन, 45% रिडक्शन इन कार्बन इंटेंसिटी। ये 5 आपको कमिटमेंट मोदी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, इसको पंचामृत कहा गया था। इवन अगर मैं आपको बताऊं तो आप अगर डेवलप और डेवलपिंग दोनों ही कंट्रीज का अगर आप देखिएगा, डाटा देखिएगा, तो आप देखिएगा जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो कमिटमेंट बहुत सारे करते हैं, लेकिन जब टारगेट अचीव करने की बात आती है तो टारगेट वो अचीव नहीं कर पाते। लेकिन इंडिया जो कि अभी डेवलपिंग फेज में है, बहुत सारे टारगेट्स को अचीव कर रही है आज के टाइम पे। इवन मैं बताऊं इंडिया ने जो टारगेट रखा है 2070 तक का नेट जीरो इमिशन का, बिफोर उससे वो कंप्लीट भी कर लेगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस टाइम पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इंडिया के अंदर अगर आप देखिएगा तो सोलर पैनल्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, सोलर पार्क बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स वगैरह बहुत न्यूज़ में रहता है। ये सब हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, अपने टारगेट्स को पूरे करने के लिए शिफ्ट कर रहे हैं, इस वजह से आपको न्यूज़ में रहा है। यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट के द्वारा अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कॉल फॉर ग्लोबल मूवमेंट की भी बात की गई थी, एक लाइफ करके मूवमेंट की बात की गई है जिसको ग्लोबली लाना चाहिए, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये मोदी गवर्नमेंट की द्वारा बात की गई थी। अगर आप देखिएगा इंडिया या फिर बहुत सारे डेवलपिंग या डेवलप्ड जितनी भी कंट्रीज होती हैं वहाँ पर डिजास्टर्स आते हैं, डिफरेंट तरीके डिजास्टर्स आते हैं। तो मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि हमें मिटिगेशन की तरफ काम नहीं करना चाहिए, हमें एडेप्टेशन की तरफ काम करना चाहिए। इसके बाद मोदी गवर्नमेंट के द्वारा स्पीच में इस चीज़ को भी हाईलाइट किया गया था कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि हमें स्कूल लेवल से पढ़ाना चाहिए। जैसे अगर आप इंडिया में देखिएगा स्वच्छ भारत अभियान, आज के टाइम पे अगर आप NCERT का बुक भी उठा करके देखिएगा, छोटे बच्चों के बुक में भी आपको स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा की गई है। जल जीवन मिशन, इसको आप छोटे बच्चों के बुक्स में भी प्रोवाइड किया गया है। तो ये जो कुछ ऐसे इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, इसको ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, इस बात को भी मोदी गवर्नमेंट ने अपने स्पीच में हाईलाइट किया था। मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे अगर देखिएगा तो क्लाइमेट फाइनेंस की बात की थी। देखिए मोदी गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था, वो उन्होंने कहा भी लास्ट में अपने भाषण में कि मैं आज यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो डेवलप कर चुके हैं, उनके यहाँ इंडस्ट्रीज़ वगैरह बहुत तरीके के डेवलपमेंट हो चुके हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अब जैसे अब इंडिया का देखिएगा, हम लोग अभी अपनी इकोनॉमी को बूम करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज बना रहे हैं, बहुत सारे तरीके की चेंजेस ला रहे हैं, जिससे कार्बन एमिशन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट का कहना था कि हमें क्लाइमेट, जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको क्लाइमेट फाइनेंस देना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि हम अपने टारगेट्स वगैरह को अचीव कर सके। तो ये जो क्लाइमेट फाइनेंस था ये आपको 100 बिलियन पर ईयर USD जो है वो आपको इस बात की चर्चा यहाँ पे की गई थी। इसके बाद मैं बताऊँ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव को इंडिया एंड यूके दोनों ने मिलकर के इसको लॉन्च किया है। Have it travel seamlessly across border. It include a group of government called the Green Grid Initiative, One Sun, One World, One Grid Group. इसका बेसिक एम अगर आप देखिएगा तो है टू हेल्प अचीव द पेस एंड स्केल ऑफ रिफॉर्म टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट स्ट्रक्चर। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर इंडिया ने डिमांड किया था USD 1 ट्रिलियन। इंडिया हैज रिक्वेस्टेड द LMDC मेंबर्स टू ज्वाइन हैंड विद इंडिया टू सपोर्ट द ग्लोबल इनिशिएटिव इट हैज पायोनियर्ड, including the USA, including the ISA coalition of disaster resilient infrastructure and leadership group for industry transitions के
लिए इन्होंने 1 ट्रिलियन USD का जो है क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई थी। यहाँ पे आप देखिएगा तो यूरोपियन यूनियन एंड US ने मिलकर के लॉन्च किया था मीथेन प्लेज को। देखिए आज के टाइम पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अभी कार्बन से मीथेन की तरफ स्विच ही कर रही है, तो हम मीथेन प्लेज किस तरीके से ले सकते हैं? हम डेवलपमेंट के फेजेस में है, तो मीथेन प्लेज इंडिया अगर देखिएगा, इंडिया, चाइना, रशिया, इन्होंने मीथेन प्लेज पे साइन नहीं किया था। यहाँ पे आपको टारगेट था कि 2030 तक, आज 2020 में जो आपका जो भी आपका मीथेन का यहाँ पे प्रोडक्शन है या फिर जितना भी मीथेन का इमिशन हम लोग कर रहे हैं उसका आपको 2030 तक 30% बिलो करना है। तो इंडिया जैसे कंट्रीज़ में या फिर बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये पॉसिबल नहीं था, इंडिया ने यहाँ पे साइन नहीं किया। यहाँ पे अगर आप देखिएगा मीथेन प्लेस पे तो टोटल 103 कंट्रीज़ ने यहाँ पे साइन किया था। इसके बाद डिफॉरेस्टेशन प्लेस की बात हुई थी। मोर देन 100 नेशन लीडर्स प्लेस्ड टू हॉल्ट एंड रिवर्स डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन बाय द एंड ऑफ द डिकेड। यहाँ पे इस चीज़ को भी यहाँ पे बात हुई थी। तो ये कुछ मेजर हाईलाइट्स थे जो आपको COP26 हुआ था। अगर मैं बताऊँ तो COP27 जो है वो आपको इजिप्ट में होगा और COP28 जो है वो आपको UAE में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया जैसे कंट्री के लिए जो कि अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए काम कर रही है। इस यहाँ पे अप्रिशिएट भी किया गया था इंडिया के एफर्ट्स को कि वो किस तरीके से अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए काम कर रही है। तो COP26 प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया कि इसके अंदर क्या चीज़ें थी, लेकिन आप इसको डिटेल में ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्कोस नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज। देखिए अभी रिसेंटली यूनेस्कोस ने 12 नवंबर को अपनी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है और इस स्पेशल मौके पे जो आपका स्पेशल सेरेमनी है वो यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया श्रीनगर वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज एज वन अमॉन्ग द 49 ग्लोबल सिटीज टू बी सेलेक्टेड अंडर द लिस्टिंग इन 2021। इंडिया का अगर आप देखिएगा तो अब आपको 6 इंडियन सिटीज़ है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर। इंडिया में अब आपको श्रीनगर के अलावा श्रीनगर, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर और वाराणसी, ये 6 इंडियन सिटीज़ हैं जिनको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर आपको बेसिकली रखा गया है। ये 2004 में इसको क्रिएट किया गया था। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क को क्रिएट किया गया था 2004 में, जिसका बेसिक एम था प्रमोटिंग कॉपरेशन with and among cities that have identified creativity as a strategic factor for sustainable urban development. रिसेंटली इसमें श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर को भी इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। अगर मैं आपको वर्ल्ड वाइड बताऊँ तो आपको 295 जो है वो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर 295 सिटीज़ जो है अक्रॉस 90 कंट्रीज़ यहाँ पे आपको इंक्लूड किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर इज़ इलेक्टेड अंडर क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट कैटेगरीज के अंदर रिसेंटली श्रीनगर को इंक्लूड किया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को सेलिब्रेटेड इट्स 75th एनिवर्सरी ऑन। यूनेस्को ने रिसेंटली 12 नवंबर 2021 को अपनी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है और इस स्पेशल मौके पर जो सेरेमनी है वो आपको यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज दोस्ती। देखिए एक्सरसाइज दोस्ती जो है ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है, बाइनियल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है एक्सरसाइज दोस्ती। रिसेंटली इसका 15th एडिशन जो है वो आपको ऑर्गेनाइज किया गया था। ये एक बाइनियल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। ये आपको 3 कंट्रीज़ के बीच में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और ये 3 कंट्रीज़ हैं मालदीव्स, इंडिया एंड श्रीलंका। 5 डे लॉन्ग ये एक्सरसाइज जो है वो रिसेंटली मालदीव के द्वारा कंडक्ट किया गया है। नवंबर 20 से 24 के बीच में इसको रिसेंटली जो है आपको ऑर्गेनाइज किया गया है। दिस ईयर मार्क द 30th ईयर सिंस द इनिशियलाइजेशन ऑफ द एक्सरसाइज। देखिए ये जो एक्सरसाइज है वो आपको 1991 में स्टार्ट किया गया था। उस टाइम पे आपको सिर्फ इंडिया और मालदीव्स के कोस्ट गार्ड इसमें पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन 2012 में यहाँ पे आपको श्रीलंका ने भी इस एक्सरसाइज दोस्ती में इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स इन तीनों ने मिलके तीनों ने यहाँ पे ज्वाइन किया। अभी इन 3 कंट्रीज़ के बीच में ये ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है वो आपको हर एक साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर मैं आपको इसका बेसिक एम बताऊं तो इसका बेसिक एम है टू स्ट्रेंथन द फ्रेंडशिप, इनहेंस म्यूचुअल ऑपरेशनल कैपेसिटीज एंड टू बिल्ड कॉर्पोरेशन बिटवीन द कोस्ट गार्ड टू सेफगार्ड द इंडियन ओशियन रीजन।
अगर मैं बताऊं तो इंडियन नेवी से INS विशाखापट्टनम was formally commissioned at the Naval Dockyard in Mumbai in the presence of Union Defense Minister राजनाथ सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड करना चाहती हूँ कि अगर आप देखिएगा इंडिया और श्रीलंका के बीच में तो मित्र शक्ति आर्मी का ऑर्गेनाइज किया जाता है, और वहीं अगर आपको स्लीनेक्स जो है वो नेवी का इंडिया और श्रीलंका के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर मैं आपको इंडिया और मालदीव्स का बताऊँ तो यूके एक्वेरियन जो है आर्मी का है। दोनों आर्मी मतलब इंडियन आर्मी और मालदीव्स की आर्मी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। एक्वेरियन जो है वो इंडिया और मालदीव्स के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने आपको इस पॉइंट को भी इंक्लूड कर दिया है, तो आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। वहाँ पे मैंने आपको स्वच्छ सर्वेक्षण को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप एक बार जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। रिसेंटली 6th एडिशन जो था एनुअल क्लीनिनेस अर्बन सर्वे का स्वच्छ सर्वेक्षण, वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैनिटेशन सर्वे है। अगर आपको मैं 2021 के एडिशन के बारे में बताऊं तो इस साल टोटल आपको 4320 सिटीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था स्वच्छ सर्वेक्षण में। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज आपको डिवाइड कर दिया जाता है कि मतलब जैसे आपको हिली स्टेट्स हो जाते हैं, आपको सिटीज़ हो जाता है, पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे आपको कैटेगरी दी जाती है और यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है। अगर मैं आपको इसके मेजर हाईलाइट्स बताऊँ तो इस साल 5वीं साल ऐसा रहा है जब इंदौर जो है वो आपको फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। वहीं सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे आपको सूरत एंड विजयवाड़ा रहा था। अब यहाँ पे कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। सिटीज़ विथ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख में अगर आप देखिएगा तो इंदौर आपको फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, लगातार 5 सालों से फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, फॉलोड बाय सूरत एंड विजयवाड़ा। महाराष्ट्र हैज़ बैग द टोटल 92 अवार्ड्स। यहाँ पे आपको अगर आप देखिएगा पॉपुलेशन विथ लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन, अगर आप देखिएगा क्लीनेस्ट सिटीज़ विथ लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन, तो यहाँ पे आपको वीटा सिटी जो है महाराष्ट्र का वो टॉप पोजीशन पे है। वहीं सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे लोनावाला एंड सासवत, ये दोनों ही सिटीज़ जो है आपको महाराष्ट्र के हैं। तो तीनों सिटी आपको महाराष्ट्र के हैं। लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन में आपको टॉप पोजीशन पे रहा था। क्लीनेस्ट गंगा टाउन आपको वाराणसी है। क्लीनेस्ट स्टेट आपको छत्तीसगढ़ है। क्लीनेस्ट अगर आप स्मॉल सिटीज़ देखिएगा तो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल है। क्लीनेस्ट कंटेनमेंट जो है आपको अहमदाबाद कंटेनमेंट है। तो क्लीनेस्ट स्टेट अगर आप देखिएगा मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ में तो छत्तीसगढ़ जो है वो आपको क्लीनेस्ट है, और लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ में देखिएगा तो झारखंड जो है वो आपको क्लीनेस्ट स्टेट है। तो मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप क्लीनेस्ट गंगा टाउन देखिएगा तो वाराणसी है। बेस्ट स्टेट प्राइज़ अगर देखिएगा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 का, तो आपको छत्तीसगढ़ को ये अवार्ड दिया गया था। एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और स्वच्छ सर्वेक्षण बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड्स लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2021 इंडेक्स। ये जो रिपोर्ट है वो आपको एनुअली रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा। अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट कैटेगरी जम्मू एंड कश्मीर टॉप पोजीशन पे था, फॉलोड बाय सिक्किम एंड मेघालय। वहीं गुजरात जो है वो आपको इस इंडेक्स में टॉप परफॉर्मर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल फूड म्यूजियम लॉन्च्ड। तो इंडिया का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम जो है वो आपको थंजवुर तमिलनाडु में लॉन्च किया जा रहा है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली पीएम मोदी लॉन्च्ड 351 किलोमीटर लॉन्ग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एट। देखिए, ये एक्सप्रेस जो है बहुत न्यूज़ में रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये रिसेंटली आपको उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, पीएम मोदी जी के द्वारा रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। अगर मैं आपको इसकी बात करूँ तो इसको स्टार्ट किया गया है लखनऊ से, एक्सप्रेसवे और एंड होगा ये गाजीपुर में, जो कि आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। टोटल कॉस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो 22,494.66 करोड़ रुपीज़ का ये टोटल प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत सारे की फीचर्स है, इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 3.2 किलोमीटर लॉन्ग एयर स्ट्रिप्स बनाया गया है टू अनेबल लैंडिंग एंड टेक ऑफ इंडियन एयरफोर्स फाइटर प्लेन इन केस ऑफ इमरजेंसी। यहाँ पे 3 किलोमीटर लॉन्ग रनवे भी बनाया गया है खुदेश्वर डिस्ट्रिक्ट इन सुल्तानपुर विच विल बी यूज्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी। 340.824 kilometer long expressway will benefit people who want to travel to important cities including Allahabad, Varanasi, Ayodhya and Gorakhpur. इन cities में travel करने वाले लोगों को इससे बहुत ज़्यादा benefit मिलेगा. The expressway will navigate through 9 districts of the state. Ambedkar Nagar, Amethi, Lucknow, बाराबंकी, आजमगढ़, मऊ, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर और गाजीपुर, इन 9 डिस्ट्रिक्ट से होकर के ये जो है वो आपको गुजरता है। फॉर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स यहाँ पे आपको इलेबोरेटेड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वगैरह भी किए गए हैं। रिसेंटली इसको योगी आदित्यनाथ और अदर डिग्निटीज जो थे इस इनॉग्रेशन के मौके पर यहाँ पे आपको प्रेजेंट थे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा मैग्डालेना एंडरसन हैज़ बीन चूजेज एज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ। देखिए रिसेंटली इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, चूज़ की गई है ये आपको स्वीडन की जो मैग्डालेना एंडरसन जो है वो आपको स्वीडन की जो पीएम है वो आपको रिसेंटली फर्स्ट फीमेल पीएम जो है स्वीडन की रिसेंटली इनको चूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द इंडियन ओरिजिन कैनेडियन चूजन एज 43rd डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कनाडा। तो अनीता आनंद जो है वो 43rd डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कनाडा रिसेंटली आपको चूज़ की गई है। ये कि इंडियन ओरिजिन कैनेडियन है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। तो न्यू सेक्रेटरी जनरल जो है राज्यसभा के रिसेंटली पीसी मोदी जी को अपॉइंट किया गया है। इन्होंने सक्सीड किया है पीपीके रामाचारुल्या को। देखिए अगर मैं बताऊं तो ये पहले आईआरएस ऑफिसर हैं जिनको जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा का जो पद है ये इनको रिसेंटली दिया गया है, इनको अपॉइंट किया गया है। इससे पहले अगर आप देखिएगा तो ये सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को ही ये पद जो है नॉर्मली आपको दिया जाता था, पहली बार किसी भी आईआरएस ऑफिसर को ये दिया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं सत्यनारायण प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है हु हैज़ बीन नेम्ड एज गुडविल एम्बेसडर फॉर द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो गुडविल एम्बेसडर इसके अपॉइंट किए गए हैं डैनिश ब्रूल। डैनिश ब्रूल जो है वो आपको स्पेनिश जर्मन एक्टर हैं। रिसेंटली इनको जो है वो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गुडविल एम्बेसडर इनको अपॉइंट किया गया है। He has joined the WFP mission to reach a world with zero hunger. He will support raising awareness for the million of hungry people and engage his support in the advocacy for a zero hunger world. As the Goodwill Ambassador, he will inform about the main drives of hunger and showcase the effort of United Nations World Food Program to tackle both immediate need and root cause of hunger. चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम द फर्स्ट चाइनीज वुमेन टू वॉक इन स्पेस। तो वांग येपिंग जो है ये पहली चाइनीज वुमेन बनी है जिन्होंने स्पेस में वॉक किया था। नेक्स्ट है हमारा फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क पास्ट अवे इन नवंबर 2021। ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट है। इवन अगर आप कह सकते हैं तो ये लास्ट वाइट प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के। रिसेंटली इनका नवंबर 2021 में डेथ हो गया है। नेक्स्ट है हमारा पद्म विभूषण अवॉर्डी बाबा साहेब पुरांतारे passed away in Pune. Who was बाबा साहब पुरांतारे। तो देखिए बाबा साहब पुरांतारे जो है वो एक नोटेड हिस्टोरियन है एंड पद्म विभूषण अवॉर्डी है। रिसेंटली इनका पुणे में 99 की एज में डेथ हो गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द बुकर प्राइज 2021 फॉर द फिक्शन नॉवेल द प्रॉमिस। देखिए द प्रॉमिस के लिए जो मैन बुकर प्राइज है इस साल का बुकर प्राइज है 2021 का वो आपको डेमोन गैलगेट को दिया गया है। इनकी जो नॉवेल है द प्रॉमिस इसके लिए इनको रिसेंटली बुकर प्राइज से नवाजा गया था। अगर मैं आपको बुकर प्राइज के बारे में बताऊं तो देखिए बुकर प्राइज की जो सेरेमनी है आपको लंदन में रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे डेमन ग्लॉट को 50 पाउंड जो है वो आपको प्राइज अमाउंट भी दिया गया है।
द प्रॉमिस इज ए स्टोरी ऑफ ट्रबल्ड अफ्रीनेकर फैमिली एंड इट्स ब्रोकन प्रॉमिस टू अ ब्लैक एम्प्लॉय की बेसिक स्टोरी है। रिसेंटली इसको द बुकर प्राइज से नवाजा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्रू 3 मिशन। देखिए क्रू 3 मिशन जो है वो नासा और इलॉन मस्क ओनर प्राइवेट रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स इन दोनों के ने मिलकर के इसको रिसेंटली लॉन्च किया है। इसके तहत आपको क्या है कि 4 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा जाएगा टू कंडक्ट न्यू एंड एग्जिस्टिंग साइंटिफिक एरियाज इन डेवलप इन रिसर्च इन एरियाज। यहाँ पे जो आपको 4 साइंटिस्ट हैं, 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा जाएगा, उसमें से एक आपको इंडियन है और इनका नाम है राजा चारी। नासाज राजा चारी इंडियन ओरिजिन है। ये क्रू मेंबर है उन 4 लोगों में से जिनको यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट्स इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आप देख लीजिए। ये जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं इनको 6 मंथ्स के इस मिशन के लिए इनको भेजा जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखिएगा नासा का एडमिनिस्ट्रेटर तो बिल नेल्सन है। इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। 1 अक्टूबर 1958 में नासा को स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्पेस एक्स की। ये एक इलॉन मस्क ओन्ड कंपनी है। 2002 में इसको इलॉन मस्क के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है। इसका अगर आप हेडक्वार्टर देखेंगे तो कैलिफोर्निया यूएसए में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 52nd आईफा। 52nd आईफा जो है इसका वेन्यू था आपको पणजी गोवा। 20 से 28 नवंबर 2021 के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। एक हाइब्रिड फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किया गया था, मतलब फिजिकल और वर्चुअल दोनों ही फॉर्मेट में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अब हम लोग इंपॉर्टेंट अवार्ड की बात कर लेते हैं। अगर आप मोस्ट फेवरेबल स्टेट फॉर फिल्म शूटिंग का अवार्ड देखिएगा तो ये आपको उत्तर प्रदेश को दिया गया है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो कि बेस्ट फिल्म के लिए दिया गया है, ये आपको रिंग वैंडरिंग को दिया गया था। सिल्वर पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर वाकलफ काडरंका को दिया गया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अगर आप देखिएगा तो जोशी को दिया गया है गोदावरी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो एंजेलिना मोलिना को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो आपको वाकलफ काडरंका को दिया गया है। सेविंग वन हु वाज डेड का ये अवार्ड जो है वो आपको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो आपको वाकलफ काडरंका को दिया गया है। बेस्ट जरी अवार्ड जो है वो रिनाटा कारवाल्वो को दिया गया था ब्राजील के लिए। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो प्रसून जोशी और हेमा मालिनी दोनों लोगों को दिया गया था। ICFT यूनेस्को गांधी प्राइज जो है वो आपको लिंग विद द स्केर्ड बॉन्ड को दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है आईफा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एक्सरसाइज दैट वाज लॉन्च्ड बाय सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इन राजस्थान एंड गुजरात। जिस एक्सरसाइज का नाम है दक्षिण शक्ति। ये आपको सदर्न कमांड ऑफ राजस्थान और गुजरात के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अगर आप इसका फोकस देखिएगा तो इसका फोकस रहेगा टू एक्सप्लॉइट न्यू एंड इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी लाइक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव स्वान ड्रोन टू प्रोवाइड ए कोहेसिव इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिक्री आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड गंगा एटलस रिवर ऑफ द पास्ट दैट वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द 5th गंगा उत्सव। तो ये जो गंगा एटलस है वो IIT कानपुर के द्वारा आपको लॉन्च किया गया है। अभी रिसेंटली 5th गंगा उत्सव जो है वो वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। ये एक रिवर फेस्टिवल है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और इसी मौके पे गंगा एटलस जो है वो आपको लॉन्च किया गया था IIT कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वाज अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन टू हेड द टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑन 6G। तो इस ग्रुप के हेड रहेंगे राजा राम। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज रेजेंगला वार मेमोरियल रिसेंटली इनोग्रेटेड। ये जो रेजेंगला वार मेमोरियल है वो आपको लद्दाख में रिसेंटली इसको इनोग्रेट किया गया है। नेक्स्ट है हमारा विच विलेज इन हैज़ बीन सेलेक्टेड एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो बेस्ट टूरिज्म विलेज का जो ये अवार्ड है वो आपको पोचमपल्ली विलेज तेलंगाना को रिसेंटली यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है द सिग विथ 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम मिथोलॉजी इज अ बुक ऑथर्ड बाय। इस बुक के ऑथर हैं सुधा मूर्ति। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो कि आपको जनवरी 2022 के PD में आपको दिया गया है। द सिग विथ 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम मिथोलॉजी सुधा मूर्ति के द्वारा ये जो बुक है वो लिखा गया है आपको।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज रैंक इन ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स 2021। देखिए अगर आप इसमें इंडिया का रैंक देखिएगा तो 82 है। और ये जो आपको ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स है, ये आपको ट्रेस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। अगर आप यहाँ पे 2020 में इंडिया का रैंक देखिएगा तो 77 था। इस बार इंडिया का रैंक ड्रॉप हुआ है 5 पॉइंट से। टॉप की अगर आप 3 कंट्रीज देखिएगा तो टॉप के 3 कंट्रीज है डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रीट टूरिज्म प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो ये स्ट्रीट टूरिज्म प्रोजेक्ट जो है वो आपको केरला में रिसेंटली लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हमारा बेस ईयर ऑफ वेग रेट इंडेक्स हैज़ बीन रिवाइज्ड फ्रॉम। देखिए पहले जो बेस ईयर था वेग रेट इंडेक्स के लिए वो 63 टू 65 था, 1963 टू 1965 था। लेकिन अब जो बेस ईयर होगा वेग इंडेक्स के लिए वो आपको 2016 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है आइडिया ऑफ फुल स्लैक डिजिटल बैंक हैज़ बीन फ्लोटेड बाय। पहले देखिए कि फुल स्लैक डिजिटल बैंक होता क्या है। इसमें आपको कोई भी फिजिकल ब्रांचेस वगैरह नहीं बनाया जाएगा, जितनी भी सुविधाएं हैं वो आपको डिजिटली ही प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जो आइडिया है वो आपको नीति आयोग के द्वारा रिसेंटली दिया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज रानी कमलपति रेलवे स्टेशन। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो था सेंट्रल रेलवे का, अभी रिसेंटली इसको रीनेम्ड किया गया है एज रानी कमलपति रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियन रेलवे फर्स्ट पॉड होटल हैज़ कम अप एट। ये जो फर्स्ट पॉड होटल है इंडियन रेलवे का वो आपको मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे आपको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज गोल्ड रिजर्व इज इन बिहार। तो 44% जो है टोटल इंडिया का गोल्ड रिजर्व का वो आपको बिहार के अंदर है। और इसका जो मोस्ट एरिया है आपको सोनो एरिया ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा अक्रॉस इज एन अम्ब्रेला स्कीम ऑफ। देखिए पहले आप यहाँ पे अक्रॉस का फुल फॉर्म देख लीजिए, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज अक्रॉस स्कीम है। और ये जो स्कीम है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका एक अम्ब्रेला स्कीम है ये। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन बिटवीन नवंबर 24 टू 27 2021। देखिए वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो आपको न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। फिफ्थ वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 24 से 27 नवंबर 2021 के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मायशुरू डिक्लेरेशन 2021 इज रिलेटेड टू। देखिए मायशुरू डिक्लेरेशन जो है वो बेसिकली आपको रिलेटेड है डिलीवरी ऑफ कॉमन मिनिमम सर्विसेज बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है हमारा हु वॉन द प्रेस्टिजियस बालून डी और अवार्ड 2021 फॉर बेस्ट मेल फुटबॉलर ऑफ द वर्ल्ड। ये जो अवार्ड है वो आपको लियोन मेसी को इस साल दिया गया है, बैलून डी और अवार्ड 2021 फॉर बेस्ट मेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द टाइमलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटीज़ मिशन टू। देखिए स्मार्ट सिटीज़ मिशन का जो टाइमलाइन था उसको एक्सटेंड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसका टाइमलाइन है आपको जून 2023। नेक्स्ट है हमारा हु वॉन द वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो अंजू बोबे जॉर्ज को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा S-400 थ्रिफ मिसाइल इज बीइंग एक्वायर्ड बाय इंडिया फ्रॉम। देखिए S-400 मिसाइल के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके लिए 2018 में डील साइन किया गया था इंडिया और रशिया के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा G20 समिट 2021 वाज हेल्ड ऑन 30 टू 31 अक्टूबर 2021 इन। ये जो G20 समिट था 2021 का वो आपको रोम इटली के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। 30 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इन्फिनिटी फोरम। ये एक लीडरशिप फोरम है ऑन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इनोग्रेटेड बाय पीएम मोदी ऑन 3 दिसंबर 2021। यहाँ पे अगर आप पार्टनर कंट्रीज देखिएगा तो इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका एंड यूके, ये तीन जो है आपको फर्स्ट एडिशन जो है इन्फिनिटी फोरम के इसके पार्टनर कंट्रीज हैं। इट वॉज होस्टेड बाय IFSCA अंडर द एजिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलेब्रेशन विथ गिफ्ट सिटी एंड ब्लूमबर्ग। यहाँ पे थीम भी इन्फिनिटी फोरम का बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका थीम है बियॉन्ड।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोजेक्ट वॉन 2021 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। ये जो अवार्ड है वो इस बार आपको दिया गया है, निज़ामुद्दीन बस्ती कम्युनिटी दिल्ली को इस अवार्ड से नवाजा गया है। अगर मैं आपको इस अवार्ड के बारे में बताऊं, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के बारे में बताऊं, तो हैज़ बीन रिकॉग्नाइज द एफर्ट ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्टोरिंग, कंजर्विंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग ऑफ डिस्टिंक्ट हेरिटेज इन द रीजन। यहाँ पे आपको 9 अवार्ड्स दिए गए हैं, 92 कंट्रीज से आपको 9 अवार्ड दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे यूनेस्कोज एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन में, तो अवार्ड निज़ामुद्दीन बस्ती कम्युनिटी को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा जुदीमा, जिसको राइस वाइन भी कहा जाता है, हैज़ गॉट GI टैग। इट इज़ फ्रॉम विच स्टेट? ये आपको असम से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है आपको ओ स्मार्ट स्टैंडफोर्ड। ओ स्मार्ट का फुल फॉर्म है यहाँ पे ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ढोकरा आर्ट इज अ फेमस आर्ट ऑफ विच स्टेट। देखिए ढोकरा आर्ट जो है वो आपको बस्तर छत्तीसगढ़ का एक फेमस आर्ट फॉर्म है। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, तो छत्तीसगढ़ का एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो इस ढोकरा आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस करता है, और उनकी जो पूरी आमदनी है इस ढोकरा आर्ट फॉर्म पे डिपेंड करती है। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और मैं आपको ढोकरा आर्ट के बारे में बता दूं कि 4000 साल पुराना है। इसको मोहनजोदारो और हड़प्पा के टाइम पे भी लोगों के द्वारा इसको बनाया जाता था। इसमें आपको डिफरेंट तरीके की मूर्ति, हाथी, घोड़े, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्म है कि किसी एक टुकड़े से सिर्फ आपको एक मूर्ति जो है आपको किसी एक टुकड़े से ही बनाया जाएगा। यहाँ पे किसी भी तरीके का जोड़ तोड़ नहीं किया जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ढोकरा आर्ट का। नेक्स्ट है हमारा, कर्नाटका कैबिनेट हैज़ रीनेम्ड मुंबई कर्नाटका रीजन एज। तो कर्नाटका कैबिनेट ने मुंबई कर्नाटका रीजन को कित्तूर कर्नाटका के नाम अब दिया है। नेक्स्ट है आपको स्वदेश रिसेंटली इन न्यूज़ इज। ये एक यूनिक इनिशिएटिव है फोकसिंग ऑन सर्टिफाइड न्यूरो इमेजिंग, न्यूरोकेमिकल, न्यूरोसाइकोलॉजिकल डाटा एंड एनालिटिक्स that are made accessible to research for managing brain disorder। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन। इसको नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है 4 दिसंबर 2021 को। इफ सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड इट विल स्पीड अप स्पेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा ई अमृत पोर्टल। ई अमृत जो है एक वेब पोर्टल है और इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसको रिसेंटली इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, जब आपको COP26 हुआ था ग्लासगो में, उस टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है आपको हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन रिसेंटली सीन इन न्यूज़पेपर इज। ये RBI का फर्स्ट ग्लोबल हैकथॉन है ऑन द थीम ऑफ डिजिटल पेमेंट। चलिए एट लास्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ जनवरी 2022। देखिए पहले अगर आप जनवरी 2022 का देखिएगा तो 4 जनवरी को इंपॉर्टेंट डेट है, सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्रेले डे के रूप में। 9 जनवरी को NRI डे या फिर परवर्षीय भारतीय दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी है। नेक्स्ट है आपको 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 25 जनवरी को हम लोग नेशनल टूरिज्म डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। 30 जनवरी को हम लोग मार्टियर डे या फिर मार्टियर डे और वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे ही डेट्स। एक पर्टिकुलर वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी, जिसमें आपको जनवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं विथ थीम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। बहुत सारे ऐसे डेज हैं जिसके थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मैं बताऊं 23 जनवरी जो है पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी साल इसको अनाउंस किया गया है पराक्रम दिवस के रूप में इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। इन सारी चीज़ों को उस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। यहाँ मैंने आप लोगों के साथ जनवरी प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के पॉइंट है विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। अब जो PD है जनवरी
जनवरी ऑनवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िए बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन करंट अफेयर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है और एक गेम चेंजर की तरह काम करेगा। किसी भी एग्जाम में गेम चेंजर की तरह आपको करंट अफेयर्स काम करेगा। अगर मैं आपको बीपीएससी का बताऊं तो 30+ क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिलता है, तो इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। एक वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी, स्ट्रैटेजीज की बात मैं आपके साथ करूँगी। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि 67th बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँ कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे और आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर शॉट हो जाएगा। अब मैं आप लोगों के लिए फरवरी के पीडी पे काम करूंगी और 1 से 2 दिन में आपको फरवरी का पीडी भी प्रोवाइड करूंगी। इसके बाद मैं आपको बजट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इकोनॉमिक सर्वे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। जो लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पे 10 क्विज प्रोवाइड करती हूँ, जिसमें आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।